बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 18 में लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर फिजिक्स 10 में अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हमारा टॉपिक एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है? इससे पहले मैंने अपने जो 3 टॉपिक पढ़ाए उसमें मैंने आप लोगों को सेमीकंडक्टर के हवाले से इंट्रोडक्शन कराया। मैंने ये भी बताया कि उन सेमीकंडक्टर्स को अगर हमने इनहेंस करना हो उसकी कंडक्शन को, तो हम क्या मेथड यूज करते हैं। उसके लिए हमने डोपिंग भी यूज की। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि पीएन जंक्शन क्या होता है, डायोड के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ, फॉरवर्ड बाइसिंग, इन रिवर्स बाइसिंग के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ, उनके बीच में पोटेंशियल बैरियर्स और इसी तरह डिप्लीशन रीजन के बारे में भी बहुत सारी डिस्कशन हुई। और फिर इनकी एप्लीकेशन में हमने एलईडी को लेक्चर नंबर 3 में भी अच्छे तरीके से पढ़ा। आज इसको मजीद आगे लेके चलते हैं, दैट इज ट्रांजिस्टर। व्हाट इज ट्रांजिस्टर? मैंने थोड़ा मौके को गनीमत जान के थोड़ा बहुत बुक से लिखा है। अ डिवाइस कंपोज्ड ऑफ सेमीकंडक्टर, एक ऐसी डिवाइस जो कि सेमीकंडक्टर पे बनी हुई हो, यानी जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये 2 मशहूर सेमीकंडक्टर्स हैं, उन पे बनी हुई हो मटेरियल पे, दैट कैन बोथ कंडक्ट एंड इंसुलेट, और वो कंडक्शन भी दे सके और इंसुलेट भी कर सके। यानी ये दोनों काम एट अ टाइम वो कर सकती है, या साइमल्टेनियसली कर सकती है, या मुख्तलिफ जगहों पे कर सकती है। ट्रांजिस्टर स्विच, इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में हम ट्रांजिस्टर के स्विचेस होते हैं, या फिर ये मॉड्यूलेट करती है इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट यानी जैसे आप यूं भी कि करंट साउंड सिग्नल को लेके जाता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास एम्पलीफायर्स हैं, जिनमें आपने देखा होगा कि आवाज को इनहेंस करके दिया जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रिक पल्सेस क्या करती हैं, आवाज को लेके जाती हैं। तो ये इसी तरह इट वाज द फर्स्ट डिवाइस टू एक्ट एज बोथ a transmitter converting sound waves into electronic waves and resistor controlling electronic signals। तो ये दो काम करती है। एक काम ये करती है कि साउंड वेव को इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है, ये कंडक्शन के तौर पे ये काम करती है। और दूसरा रेजिस्टर के तौर पे काम करती है, कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल भी करती है, यानी रोकने की कोशिश करती है और उनको एक हिसाब से बेचती है, यूं कर दें। तो बच्चों ये है, यानी आप आमतौर पे एक ऐसी डिवाइस जो कि हमारे पास एक्चुअली डायोड जैसी डिवाइस ही है, ये आमतौर पे सेमीकंडक्टर से बनी हुई डिवाइस है, जर्मेनियम सिलिकॉन से बनी हुई होती है, और ये आपके पास कंडक्ट भी कर सकती है, इंसुलेट भी कर सकती है, आपके पास साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में भी चेंज कर सकती है, और सबसे बढ़ के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कंट्रोल भी कर सकती है। सो इसकी बहुत सारे, इनमें एम्पलीफायर इसकी एक सबसे अच्छी एग्जांपल है आपके सामने। आमतौर पे बच्चों जो ट्रांजिस्टर है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक था ट्रांस, जिसका मतलब है ट्रांसमीटर, और दूसरा है सिस्टर, जिसका मतलब है रेजिस्टर। यानी एक्चुअली ट्रांसमीटर से जो लफ्ज निकाला था वो ये निकाला था ट्रांस, और रेजिस्टर से नाम निकाला था ये वाला। यानी इसको जोड़ के इन्होंने क्या कर दिया, ट्रांजिस्टर कर दिया। सो इन अ होल, एज अ होल हम इसको ये कह सकते हैं कि ये आपके ट्रांजिस्टर, यानी ये ट्रांसमिशन करती है इनपुट का, यानी ट्रांसमीटर का मतलब है ट्रांसमिशन, यानी एक जगह से ट्रांसमिट कर देना। लो रेजिस्टेंस से इनपुट को हाई रेजिस्टेंस पे लेके जाती है। ये मैं आपको सारा आगे जाकर अभी इस लेक्चर के थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड में समझाऊंगा कि ये सारे का सारा क्या होता है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स आमतौर पे मैंने ये ड्रॉ भी कर लिया था, ये देखें, एक ट्रांजिस्टर आपका होता है पीएनपी और एक ट्रांजिस्टर होता है एनपीएन। पी का मतलब होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन का मतलब होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये बात याद रखें। याद रखें पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो आपके होल्स होते हैं, और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके जो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह यहां इसका मतलब हुआ कि अगर हम गौर से इस पूरे को, यानी इन दोनों रेजिस्टर्स को गौर से, इन दोनों ट्रांसमीटर्स को गौर से देखें, तो हमें क्या चीज नजर आती है कि आपने 2 पी टाइप को एक एन टाइप के इर्द गिर्द लगा देना है, ताकि एन टाइप उसके बीच में सैंडविच बन जाए। यानी पी टाइप आपका यहां, ये पी टाइप आपका यहां, ये
उसके साथ एन टाइप और ये पी टाइप। जनरली स्पीकिंग क्या होगा ऐसा करने से, अगर फर्ज करो मैंने ये जोड़ लिया जैसा उसने बताया, ये मेरे पास P है, ये N है और ये P है, क्या होगा, होल्स यहां है आपके पास, होल्स यहां है, और N आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां है, होल्स यहां है आपके पास, ठीक है। तो होगा क्या, N से फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे, इन होल्स को कैप्चर करना शुरू कर देंगे, यहां से आएंगे इनको कैप्चर करना शुरू कर देंगे। तो बच्चों आपके पास यहां भी एक डिप्लीशन रीजन कायम होगा, एक डिप्लीशन रीजन यहां कायम होगा। और आमतौर पे वैसे पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जो यहां से जंप लगा के यहां आ चुके हैं। बिल्कुल इसकी भी यहां बाउंड्री पे फ्री इलेक्ट्रॉन आने से यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव हो जाएगा। तो एन टाइप की दो साइड्स में पॉजिटिव चार्जेस और पी टाइप की बाउंड्री में हमारे पास नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, लेकिन ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास होंगे। सो बच्चों अगर फर्ज करो ये हमारे पास इस तरह चलता है, अब ये इसी तरह अगर ये वाला हो एन टाइप एनपीएन वाला हो, एनपीएन वाला यानी ये एनपीएन वाला अगर हम जोड़ें, ये एन है, ये पी है, ये एन है। एन में हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी में हमारे पास होल्स होते हैं, एन में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चों क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप लगा के यहां जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से जंप लगा के यहां जाते हैं। तो हमारे पास यहां नेगेटिव की एक लेयर पैदा हो जाती है, यहां नेगेटिव की लेयर पैदा होगी, और यहां चूंकि डेफिशिएंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहां पॉजिटिव की लेयर पैदा हो जाएगी। तो ये इधर भी एन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स होंगे, जबकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और पी में हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एज यूजुअल होल होंगे। ये हमारे पास ट्रांजिस्टर इस तरह बना हुआ होता है। अब ट्रांजिस्टर को आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर बीच में से मैं काट दूं, ठीक है, बेस बहुत ही थिन होती है, ये बेस बहुत थिन होती है, छोटी होती है, ठीक है। अगर मैं ट्रांजिस्टर को बीच में से ये काट दूं ऐसे, तो इसका एक हिस्सा एन हो जाएगा, एक हिस्सा पी हो जाएगा, इसका एक हिस्सा एन हो जाएगा, एक पी हो जाएगा। आमतौर पे ऐसे ही है हमारे पास। तो यहां भी काट दूं तो इसका एक पी और एक एन हो जाएगा हमारे पास। लेकिन फर्क यह है कि एन रीजन यहां बड़ा होगा, पी रीजन छोटा, और एन रीजन यहां बड़ा होगा, पी छोटा हो जाएगा। यहां पी रीजन बड़ा हो जाएगा, एन छोटा हो जाएगा। तो पी एन पी में अगर बीच में से आप कट करते हैं तो पी बड़ा हो जाता है और एन छोटा। तो यहां भी नीचे अगर बीच में कट करें, एन बड़ा हो जाएगा और पी हमारे पास छोटा हो जाएगा। ये एक जनरली इसका जो मैंने एक छोटा सा आपको तारुफ दिया। इसके इस साइड को ये देखें, मैं इसको कंप्लीट बनाता हूं, ये पी है। इसके इस साइड को जो है वो एमिटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमिटर। और इसके सेंटर वाले साइज को बेस कहा जाता है, बेस। और इसके इस साइड को कलेक्टर कहा जाता है, ये याद रखिएगा। यानी इसकी एक साइड जो होती है ट्रांजिस्टर की, उसको एमिटर, सेंटर वाली को बेस, और थर्ड वाली साइड को आप क्या कहते होते हैं, कलेक्टर कहते होते हैं। तो ये बिल्कुल इसमें भी यही होगा, एमिटर, बेस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कलेक्टर आ जाएगा। अब इसमें एमिटर का क्या किरदार है। एमिटर जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये वाला, ये हाईली डोप्ड होता है। यानी जब इसको बनाया गया था, जब इसको एन टाइप बनाया गया था, एन टाइप में आमतौर पे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डलती है, और पी टाइप में ट्राईवेलेंट, यानी जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो वाली इंप्योरिटी डलती है। तो इसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डलती है, इसकी इंप्योरिटी ज्यादा होगी। यानी एमिटर जो होता है ना स्टूडेंट्स, एमिटर ये हाईली डोप्ड होता है, हाईली डोप्ड, ठीक है, हाईली डोप्ड होता है, लेकिन साइज इसका मॉडरेट होता है, इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है, कम। जबकि ये आपका बेस जो है, बेस ये थिन होता है, थिन, बहुत ही छोटा होता है हमारे पास, और लो डोप्ड होता है। यानी इतनी ज्यादा डोपिंग नहीं होती, थिन होता है और लो डोपिंग होती है, और सबसे बढ़ के ये सेंटर में होता है, ठीक है, सेंटर में। और रही बात एज फार एज कलेक्टर इज कंसर्न, जहां तक कलेक्टर का ताल्लुक है, कलेक्टर का ताल्लुक है, कलेक्टर जो है इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है, ये आपका साइज इसका बिग है,
यानी बिगर देन ऑल। लेकिन ये हाईली डॉप्ट नहीं होता, एक नॉर्मली यानी आप मॉडरेटली डॉप्ट कह सकते हैं, यानी मॉडरेट होता है डॉप्ट। ठीक है, ये हमारे पास है। तो ये हमारे पास है। तो टाइप्स तो मैंने आपको दो बता दिए थे। इसकी एक टाइप थी हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर, जिसकी दो साइड पे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होंगे और मिडिल में एन टाइप होगा। और एक हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर था, जिसकी दो साइड पे हमारे पास एन टाइप होंगे और जो सेंटर में होगा हमारे पास वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूं, ये देखें, जैसे फर्ज करें मैं इस एन को ये ड्रॉ करता हूं। आमतौर पे बच्चों याद रखो, हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा एनपीएन ट्रांजिस्टर ही यूज होते हैं। ठीक है, अगर मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर को जो है वो किसी भी बैटरी, याद रखें आमतौर पे इनके साथ दो बैटरीज जुड़ती हैं। तो हमारे पास ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। इसका एक पार्ट एमिटर बेस कलेक्टर होता है, जिसकी मैंने आपको थोड़ा सा डेफिनेशन सारी समझा दी। अगर मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करूं, यहां नेगेटिव होगा यहां पॉजिटिव। ठीक है, इसको फॉरवर्ड बाइस बनाना होता है। और इसी तरह एक बैटरी आप और जोड़ेंगे, यहां इसका नेगेटिव यहां पॉजिटिव होगा, और इसको आप जोड़ लेंगे इसके साथ, ये यानी ये जोड़ने का तरीकाकार होता है। आमतौर पे एक और बात बताऊं, इसका साइन ये भी होता है इस तरह, ये हमारे पास मौजूद है। इसका ये पार्ट एमिटर है, ये बेस है, ये और ये कलेक्टर है, यानी ये होता है। एनपीएन में सॉरी पीएनपी में आपकी करंट की डायरेक्शन ये होती है, ये मैं अभी आपको बताता हूं कैसे। और एनपीएन है वही शक्ल का है, लेकिन उसमें करंट की डायरेक्शन एमिटर की तरफ होती है। तो ये याद रखें, करंट की डायरेक्शन का ताल्लुक पॉजिटिव चार्जेस से होता है। ठीक है, अब जरा यहां आप अपनी तवज्जो रखें। देखें, दो बैटरीज यूं जोड़ी जाती हैं कि अगर नेगेटिव को एन के साथ जोड़ा जाए और पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ जोड़ा जाए और पॉजिटिव को इसके एन के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, तो ये दो बैटरीज जोड़ने का सबसे गहरा ताल्लुक है हमारे पास। तो इसको हम ये इसके साथ भी जोड़ सकते हैं, यानी ये इसके बीच में इसका भी ताल्लुक हमारे साथ होता है। अब क्या होगा, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि अगर नेगेटिव के साथ एन को जोड़ेंगे तो या पॉजिटिव को पी के साथ जोड़ेंगे तो फॉरवर्ड बाइस्ड बनेगा। सो यानी नेगेटिव चूंकि एन के साथ जुड़ गया तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड बन गया इस साइड पर। लेकिन इस साइड पे देखो, पॉजिटिव जो है वो एन के साथ जुड़ गया, ये रिवर्स बाइस्ड हो गया, यानी यहां करंट फ्लो नहीं करेगा, जबकि यहां करंट हमारा फ्लो करना शुरू कर देगा। ये याद रखें। सो आपका करंट यानी नेगेटिव चार्जेस यहां से फ्लो करते हुए यहां जाना शुरू हो जाएंगे हमारे पास। नहीं, नेगेटिव से गए और एन पे पहुंचे, फॉरवर्ड बाइस बन गया। आपको जैसा मैंने बताया था कि पॉजिटिव का क्या होता है, यहां होल्स होते हैं, ये होल्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां बताया था। पॉजिटिव में यहां होल्स होते हैं और वो होल को इन नेगेटिव चार्जेस ने कैप्चर किया होता है, और यहां जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं हमारे पास, और यहां माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव होते हैं। तो जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इसमें दाखिल होंगे तो ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हमारे पास मौजूद थे इस जगह पर, जब मतलब चूंकि नेगेटिव चार्जेस आगे चले गए थे, तो ये उसकी डेफिशिएंसी को फिल करेंगे। नतीजा हमारे पास पोटेंशियल बैरियर जो छोटा, हमारे पास डिप्लीशन रीजन छोटा हो जाएगा। तो डिप्लीशन रीजन छोटा होने से करंट आपका फ्लो करना शुरू करेगा आगे की तरफ। तो आपका करंट एमिटर से होता हुआ बेस और बेस से होता हुआ आपका कहां चला जाएगा, कलेक्टर की तरफ। यहां से करंट का सिलसिला आपने क्या किया हुआ था, बंद कर दिया था। सो ये इसके चलने का जो है हमारे पास सबसे बेहतर रास्ता होता है। हम ये कह सकते हैं कि एमिटर में आने वाला जो करंट है उसका कुछ पार्ट बेस में जाता है और कुछ पार्ट जो है वो कहां जाता होता है, हमारे पास कलेक्टर। यानी बेस के करंट हो और कलेक्टर के करंट को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास किसका करंट बनता होता है, एमिटर का करंट बनता होता है। यानी एमिटर का करंट उन दो के करंट के सम के इक्वल हमारे पास होता है। लेकिन एक बात यहां बताता चलूं स्टूडेंट्स के, बेस एक थिन है, आमतौर पर ये 0.001 इंच यानी बहुत ही छोटा हमारे पास है। तो ये बहुत छोटा होने की वजह से हमारा ज्यादातर करंट जो है ना वो एमिटर से कलेक्टर की तरफ मूव करता है। यानी सिर्फ 2% या 2 to 5% जो करंट है वो बेस की तरफ हमारा जाता है, बाकी ज्यादातर करंट हमारा कहां फ्लो कर जाता है, कलेक्टर की तरफ चला जाता है। सो अगर हम ये कहें कि हमारे पास एमिटर का ज्यादातर कलेक्टर की तरफ जाता है तो इसमें
मतलब गलत बात नहीं होगी। सो एक बात याद रखें, दो किस्म के करंट गेन होते हैं। करंट गेन, एक करंट गेन क्या चीज है? करंट गेन, करंट गेन दो किस्म के होते हैं। एक करंट गेन को अल्फा कहा जाता है और एक को बीटा कहा जाता है। अल्फा कहते हैं कि कलेक्टर के हिसाब से बेस में कितना करंट, बेस के हिसाब से कलेक्टर में कितना करंट गया। तो मैंने आपको बताया कि बेस के हिसाब से कलेक्टर में तो बहुत ज्यादा करंट होता है, तो आमतौर पे अल्फा बहुत ही बड़ा होता है आपके पास, क्योंकि बेस का करंट छोटा होता है, कलेक्टर का बहुत ज्यादा होता है। तो इन दोनों की रेशो को अल्फा कहा जाता है। बीटा किसे कहते हैं कि आप एमिटर के हिसाब से कलेक्टर में कितना करंट गया, यानी एमिटर के हिसाब से कलेक्टर में कितना करंट गया। तो आमतौर पे कलेक्टर का करंट एमिटर के करंट से छोटा होता है। आप खुद देख सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये करंट हमारे पास बनेगा। सो इन दो करंट गेन्स को डिफरेंट नाम दिया जाता है, एक का नाम अल्फा दिया जाता है और एक का नाम बीटा दिया जाता है। तो ये बच्चों हमारे पास इसका गहरा ताल्लुक था। आप देखें ये साइन के हवाले से मैं बता रहा था कि एरो क्यों दिया हुआ, यहां ये एरो एनपीएन में, ये एरो यहां है, यानी यहां इस साइड पे एरो है, इस साइड पे एरो है, इस साइड पे, यानी देखा ना एरो इस साइड पर एमिटर की तरफ एरो है। तो ये क्यों एरो? तो बच्चों आपको ये बात तो पता चल गई, नेगेटिव चार्जेस एन से कहां जा रहे हैं, पी, यानी नेगेटिव चार्जेस उस साइड पे फ्लो कर रहे हैं। जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है, यानी पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन, वो हमेशा नेगेटिव चार्जेस के उल्टी डायरेक्शन में होती है। तो इसीलिए आपकी एरो ये इस साइड पे बनी हुई है हमारे पास। इधर एरो हमारी उस साइड पे क्यों बनी हुई है? वो इसलिए बनी हुई है कि आमतौर पे अगर हम इसी पी को अगर हम किसी पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो आपका पॉजिटिव चार्जेस यहां फ्लो करना शुरू हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव चार्जेस यहां फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स वहां से आएंगे, उस साइड से हमारे पास आएंगे। सो हमारे पास इसीलिए जो इसकी डायरेक्शन होती है वो इस साइड पर होती है करंट की। तो ये बच्चों इसका छोटा सा तारुफ था। अभी इसमें बहुत सारी बातें बताने वाली हैं जो कि इस छोटे मुख्तसर से लेक्चर में नहीं बताई जा सकती। आप एक नजर इसको देख सकते हैं, फिर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, रोल ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ट्रांजिस्टर का एक बहुत ही अहम रोल है। आप लोग तो एक बड़ी अच्छे टाइम पर इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। एक दौर होता था स्टूडेंट्स के जब ये कंप्यूटर चलाना भी एक बड़ी मुसीबत होती थी। आप उसको ऑन करके बैठ जाएं, बस उसको देखते रहें, घूमता जाएगा और बड़ी मुश्किल से वो विंडो जो है हमारी वो ऑन होती थी और फिर उसमें बड़े ही एक प्रोसेस से गुजरना होता था। उस वक्त आवाज को बढ़ाने के लिए और डिफरेंट फंक्शंस के लिए एक वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की जाती थी। तो कंप्यूटर के दौर में जो फर्स्ट जनरेशन हमारे पास मौजूद थी, वैक्यूम कंप्यूटर्स, वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी। वैक्यूम ट्यूब्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि वो हीट पैदा करती थी, बिजली ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन था। तो पहली जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास क्या था, जो वैक्यूम ट्यूब थी, वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई, वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई। ये क्या करती थी, हमारे पास हीट प्रोड्यूस करती थी, ठीक है, कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी बहुत ज्यादा, और बिल ज्यादा आया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बहुत ही इसकी देखभाल करनी होती थी, यानी आपको बहुत ख्याल रखना होता था, ठीक है, मोर टेकिंग केयर ऑफ दिस, ऑफ द अप्लायंसेस, ज्यादा ख्याल रखना होता था, ठीक है। और ये सब प्रॉब्लम्स चलते होते थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा खाना और हीट में जाना, और ये खराब भी हो जाते थे बहुत ज्यादा। उसके बाद जमाना आ गया बच्चों ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर ने निजाम स्विफ्ट कर लिया, करंट कम खाना और स्विफ्ट निजाम चलाना, जल्दी जल्दी क्विकली काम होना। और सेकंड जनरेशन जो हमारे कंप्यूटर्स की आई, सेकंड जनरेशन, मैं इसको जरा, तो वो हमारे पास किसकी थी, ट्रांजिस्टर्स की आई। ट्रांजिस्टर्स ने क्या किया, ये सारे काम आसान कर लिए, यानी हीट भी थी, नो हीट में चलेगी, हीट लॉसेस कम हो गए। आपको पता है जितना हीट लॉस होगा उतना ज्यादा, क्यों हीट लॉसेस क्यों होते हैं, कि करंट हमारा फ्रिक्शन खाता है और बहुत सारा करंट हमारा हीट में चला जाता है, तो इसमें हीट लॉसेस नहीं थे, जिस वजह से लेस इलेक्ट्रिसिटी हुई,
कंजम्पशन हुई, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुई हमारे पास, ठीक है। और ये चीजें भी नहीं हुई, यानी इतना ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बहरहाल दुनिया अब मजीद एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। पहले फर्स्ट जनरेशन में ये था, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स आ गए, अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए थर्ड जनरेशन में। कौन से आ गए हमारे पास? इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए थर्ड जनरेशन में हमारे पास। थर्ड जनरेशन में अब हमारे पास और ज्यादा आसानी होने लगी है, यानी हमारे पास क्या आ गए? अब हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए। गालिबन एक चैप्टर भी इस हवाले से है, उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो ये मजीद एफिशिएंट हो गए हमारे पास, यानी काम और स्विफ्ट होने लगा। आजकल के कंप्यूटर तो और बड़े ही कमाल के होते हैं, लेकिन हम थर्ड जनरेशन को भी क्रॉस करके आ गए। अब हम चले गए कौन सी जनरेशन पर? फोर्थ जनरेशन पे चले गए, और फोर्थ जनरेशन में मजीद आसानियां पैदा होनी शुरू हो गई, यानी माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए। माइक्रो प्रोसेसर जिन्होंने मजीद कामों को आसान कर दिया, यानी अब मजीद स्विफ्ट, एफिशिएंट, और ये तमाम प्रॉब्लम्स जो पहली दूसरी तीसरी जनरेशन में चल रहे थे, अब ये तमाम प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करने पड़ते। और आई एम श्योर जिस तरह तरक्की होती जा रही है, एक दौर आएगा ये सब के सब जो निज़ाम है ये मजीद अच्छे हो जाएंगे और हमें मजीद अच्छी चीजें आगे जाकर देखने को मिलेंगी। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड बंदा समझता हूँ। उसकी रीजन ये है कि मैं ये तकरीबन सारी जनरेशन देख कर आ गया हूँ, ठीक है। और हमने वो दौर भी देखा जो कंप्यूटर का बेसिक दौर था, और अब ये दौर भी देख रहे हैं जब कंप्यूटर अपने हाई प्रोफाइल लेवल पे पहुंच चुका है। सो आप लोग तो सब सोने का चमचे में लेकर पैदा हुए हैं, यानी वेरी इजी वर्क टू डू। लेकिन हम इन तमाम चीजों से, हम तो कंप्यूटर को ऑन करते थे और उसको बस बैठ कर देखते रहते थे कि कब ये ऑन हो जाएगा। तो बहरहाल थैंक्स टू ऑल साइंसेस कि जिन्होंने मिलकर काम किया और हमारी लाइफ को आसान किया, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे कुछ मिनट से बर्दाश्त किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।